हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो जल्दी जल्दी प्लीज सब लोग अपनी अटेंडेंस लगा देंगे और मुझे दो चीज कंफर्म करेंगे, एक तो आवाज, दूसरा बैकग्राउंड। क्या दोनों चीज क्लियर है? इफ इट इज क्लियर देन वी कैन स्टार्ट। ऑल ओके राइट? ठीक है, तो जस्ट अ सेकंड, जरा पीपीटी लगा लेते हैं। मार्कर चाहिए मैम। यस, सो हियर इट इज। तो गाइस, आज हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो टॉपिक है हीट। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर ऊष्मा की बात करें तो ऊष्मा वाले पार्ट पर आज क्या चर्चा होगी। तो आज पहले मैं आपको वो लॉजिक्स क्लियर करने वाला हूं जो आज तक हम लोगों ने केवल रटे हैं, समझे नहीं थे। आज मैं आप लोगों को ना जरा इस वाले पार्ट को क्लियर करता हूं कि एग्जैक्टली ये ऊष्मा होती क्या है और कैसे हम लोग कह देते हैं कि ये हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है। तो चलिए, डेट मीन्स कि सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पर जरा अच्छा, थैंक यू ओम, थैंक यू। तो गाइस चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, हीट। तो सबसे पहले तो ये ऊष्मा होती क्या है वो समझाने से पहले मेरा एक क्वेश्चन था जो कल मैं आप लोगों से पूछ के गया था। और क्वेश्चन क्या थी? क्वेश्चन ये था, सर क्या आपने कभी सोचा है कि कभी भी किसी तवे पर, जैसे कि मैं डोसा के तवे के एग्जांपल ले लूं या फिर इवन जिस पे आप चपाती सेकते हैं, तो उसमें जब पानी की बूंद गिरती है तो पानी की बूंद ना एकदम से गिरने के बाद वाष्प नहीं बन जाती, यानी एकदम से इवेपोरेट नहीं कर जाती। जबकि यहां पर ना कुछ इस तरीके का मूवमेंट होता रहता है। आवाज कम आ रही है क्या सब लोग? एक बार कंफर्म करना। आवाज, एक बार आवाज का मुझे कंफर्मेशन देना प्लीज सब लोग। सो सही है ना आवाज? ऑल राइट, ठीक है ठीक है, कूल कूल, ठीक है। तो वापस आता हूं। सो मैं अपने क्वेश्चन पे वापस आता हूं। तो मेरा प्रश्न ये था कि सर जब भी हम लोग किसी डोसे के तवे की बात करते हैं या फिर मैं अगर आप लोगों से कहूं कि अपने घर पे जिस पे आप रोटी सेकते हैं वो वाले तवे की, तो इस पर अगर पानी गिरा दिया जाए तो पानी गिराने के बाद सर वो एकदम से वाष्प नहीं बन जाता, एकदम से इवेपोरेट नहीं करता। सो व्हाट इज द रीजन? अब देखिए यहां पर आंसर क्या होगा। जिस समय पर पानी की बूंद गिरती है तवे पर, होता क्या है कि पानी की जो बूंद है ना सर, उसका जो सतह इस तवे को छुआ, जिस भी भाग ने उस तवे को छुआ है या फिर जिस पार्ट ने तवे को छुआ, केवल उतना पार्ट ही इवेपोरेट करता है। बाकी पार्ट अभी भी सर लिक्विड स्टेट में होता है। अब क्या होगा सर, जैसे नीचे वाला पार्ट इवेपोरेट किया, दूसरा पार्ट टकराया, अब दूसरा भाग टकराया तो जितना पार्ट केवल तवे से टच किया उतना पार्ट इवेपोरेट कर गया। और इस तरीके से क्या है कि इसमें जो मूवमेंट है वो इधर से उधर आपको पानी की बूंद जाती हुई दिखती है। और ये एक्सप्लेन किसने किया था? तो ये बात कही थी लीडिक फ्रॉस्ट ने। तो लीडिक फ्रॉस्ट इफेक्ट इसे हम कहते हैं। एक्चुअली लीडिक फ्रॉस्ट इफेक्ट अपने एग्जामिनेशन में केवल और केवल सीजीएल में अभी तक पूछा गया है, बाकी एग्जाम से पूछा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर पूछे तो याद रखिएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है किसके द्वारा बताया गया था। दिस वाज डन बाय, सॉरी, ये कॉन्सेप्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो इस कॉन्सेप्ट को जाना जाता है लीडिक फ्रॉस्ट इफेक्ट के नाम से यहाँ पे। खैर, सो ये जो टॉपिक था इसकी हम शुरुआत कर रहे थे तो एक बार वो क्वेश्चन लेना जरूरी था। अब आते हैं यहाँ पे। देखिए, ऊष्मा क्या होती है? व्हाट इज हीट? क्या है हीट? तो हम लोगों ने एक चैप्टर डिस्कस किया था पिछली क्लास में। जो बच्चे नए आए हैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज पुरानी वाली क्लास देख लेना, क्योंकि अब हम लोग ना पुरानी वाली चीजों से रेफरेंस लेते हुए चलेंगे। तो पिछली क्लास में चलते हैं हम लोग ऊर्जा के पास। ऊर्जा के बारे में हम लोगों ने समझा था कि ऊर्जा के सर एक संरचना का नियम था। देयर वाज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसके हिसाब से क्या होता था, ऊर्जा को ना तो आप बना सकते थे ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता था। हाँ, एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदला जरूर जा सकता था। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब हम लोग समझ रहे थे उसके बाद मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था, याद है सर? डायनामो, जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, सर ये माइक, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे जहां पे हमने सर एक ऊष्मा के बारे में समझा था कि सर जैसे बल्ब है, तो होता क्या था, बल्ब को जलाने के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज होता था। और इलेक्ट्रिक एनर्जी से जब बल्ब जलता था तो उससे हमको लाइट प्लस हीट दो चीजें मिलती थी। यानी क्या होता था सर, एक तो ऊष्मा मिलता था, दूसरा प्रकाश भी मिलता था। याद आ रहा है? अब सर यहां पे आते हैं। यहां पर सर ये जो हीट चैप्टर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हीट है सर ये भी एक तरह से ऊर्जा का ही प्रकार है। दैट इज हीट इज अगेन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी।
लेकिन अब यहां पर एक लाइन लिखी है, पहले मैं आपको अंग्रेजी में बता दूं फिर हिंदी में बताऊंगा। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। ये तो अंग्रेजी में लिखा है। हिंदी वाले बेटा ऊष्मा क्या हुआ? ऊष्मा ऊर्जा का एक प्रकार है जो कि दो पिंडों में सर कब स्थानांतरित होगा? जब उन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा, यानी तापमान में अंतर होगा। आप कहेंगे सर किताबी भाषा है, एक एग्जाम्पल देके बताइए। सो लेट्स टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल। सो बचपन के दिन जरा याद कर लेते हैं, जिस समय ना सर लाइट जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है अभी की तरह नहीं आती थी कि सर मैक्सिमम टाइम पे हमें इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिल जाती है। बचपन के उन दिनों पे हम लोग चलते हैं जहां पे सर इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम आती थी, और खासकर जो गांव में लोग रहते हैं वो अच्छे से समझ सकते होंगे इस चीज को। बचपन में हमने ऐसा ऐसा टाइम निकाला, पूरे दिन वो हाथ वाले पंखे से पूरा दिन निकाल दिया, लैंप से पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल अंशुमन। तो सर उस टाइम पर होता क्या था, मान लो कि घर पे कोई रिश्तेदार आए, कोई रिलेटिव आए, तो रिलेटिव जब आते थे तो सर अब उनको ऑब्वियसली शरबत देना है या फिर सर उनके लिए कुछ ठंडा पानी लाना है। तो ठंडे पानी के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होता था? अपने घर में सर फ्रिज काम तब करेगा ना जब लाइट आएगी। अब फ्रिज काम कर नहीं रहा था क्योंकि 2 दिन से लाइट नहीं आई थी। तो अब क्या करा जाएगा? हमसे बोला जाएगा कि आप मार्केट चले जाइए, घर के छोटे बच्चे ही काम करते हैं ये वाला, बाहर जाइए और बाहर से ना बर्फ ले आइए। तो घर पे अब शिकंजी बन रही है, तो मटके का पानी लिया ठंडा ठंडा, उसके ऊपर सर वो बर्फ डाल दी। अब ये एग्जाम्पल देना क्यों जरूरी है, अब आप लिंक करेंगे। यहां तक तो मैंने बस अभी माहौल बनाया, अब आता है एग्जाम्पल। अब हुआ क्या, मैं, साहिल, संजू, सुषमा, मयूर, साहिल, रानी, हम सब लोग कभी ना कभी बर्फ अपने घर के लिए लेके जरूर आए होंगे। और बर्फ जब लेके आते थे गर्मियों में, तो पॉलिथीन में बर्फ मिलती थी, तो पॉलिथीन में बर्फ रखकर ऐसे कभी नहीं लाए। हमेशा क्या होता था, क्योंकि गर्मी का टाइम होता था तो हमको आनंद आते थे, उस पॉलिथीन को रखते थे हाथ पर और ऐसे करते करते ठंडक का एहसास लेते हुए घर की तरफ आ रहे होते थे, राइट। कुछ लोग उसमें से और महान होते थे जो सर ऐसे गाल पर लगा के, अरे वाह मस्त ठंडा ठंडा लग रहा है, एहसास आ रहा है। डेट मीन्स ये जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब यहां से लिंक करो, अब आ रहा है मजा। तो सब लोगों ने ये चीज करी होगी। अब सर जरा समझते हैं, मेरे अपने हाथ का कुछ एक टेम्परेचर रहा होगा, यानी मेरा हाथ है, मैं यहाँ पे हैंड लिख देता हूं, मेरे हाथ का एक रैंडम टेम्परेचर, आप ही लोग बता दो कितना होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि मेरे हाथ का जो तापमान है, मान लो वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है फॉर एग्जांपल। और जो बर्फ आप लेके आए हैं, बर्फ वाले पार्ट पर आते हैं, तो सर जो आइस है, आइस का टेम्परेचर सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमता है। अब अभी मैंने आपको ऊष्मा की एक डेफिनेशन समझाई थी, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में। तो पहले इंग्लिश में आ जाते हैं। व्हाट इज हीट? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी ऊष्मा ऊर्जा का एक प्रकार है जिसमें क्या होगा सर, जो ये ट्रांसफर होगी, यानी इसका जो स्थानांतरण होगा, वो सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब टेम्परेचर डिफरेंस हो, यानी तापमान में अंतर हो। अब तापमान में अंतर कितना है? तो अपने उदाहरण के हिसाब से जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस देख रहे हैं कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस साफ साफ पता लग रहा है, क्योंकि मेरा हाथ है 25 डिग्री पे, बर्फ है 0 डिग्री पे। अब होगा क्या सर, जो मेरा बर्फ है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं एक चीज, ये हम लोग आज या कल में डिस्कस कर ही लेंगे, कि जो मेरा पानी है, वाटर, वाटर सर लिक्विड स्टेट में होता है, और ये जमता कब है? तो पानी जो कि हमारा द्रव अवस्था में है, ये सर कब जमेगा? तो इसके जमने के लिए जो बिंदु है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। याद है, जहां पे हम हिमांक बिंदु की बात करते हैं, यानी मैं फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं। अब सर ये पानी, अब यहां पर क्या हुआ, ये बर्फ बन चुकी थी। अब बर्फ से वापस अगर पानी लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को 0 डिग्री से बढ़ाना पड़ेगा, यानी तापमान को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ही होगा। अब देखो, अब यहां पे आपको सारी चीजें क्लियर होने वाली है। क्या हुआ था, मैंने उस बर्फ को हाथ के साथ लगाया या अपने चीक के साथ यानी गाल के साथ लगाया, और यहां पर जब मैंने हाथ के साथ या चीक के साथ जैसी मैंने लगाया, अब यहां पर क्या होगा, जो टेम्परेचर है सर उनमें डिफरेंस आया, और टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो मेरी हीट थी वो 25 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ जाने लगी, यानी जो ऊष्मा थी, ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ 25 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका भी लॉजिक बताऊंगा, वैसे वो जरूरी नहीं बताना, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, जैसे आप बाकी लेवल भी एग्जामिनेशन में क्रैक कर सकें। सो बेसिकली यहाँ पे जो लिखी है वो बात ये लिखी है कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लो टेम्परेचर, यानी ऊष्मा हमेशा स्थानांतरित होती है सर उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। तो ये उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ही क्यों ट्रांसफर होती है? तो आइए सर इसके बारे में जरा समझ लेते हैं, क्योंकि इसके पीछे जो लॉजिक है ना, वो लॉजिक आपको लाइफ में बहुत सारी जगह काम आने वाला है। तो मैंने जितनी चीज बताई बहुत तगड़ी चीज नहीं थी, बेसिक सा एग्जांपल था, बट क्या यहां तक क्लियर आया?
यस, यू कैन लिंक विद दैट अंशुमन। सो मैंने केवल 2 डेफिनेशन बताई हैं अभी तक, राइट? वो पहले वाला जो पॉइंट था वो केवल समझाने के पर्पस से था, वो एग्जाम में नहीं पूछेगा, तभी वाला लीड एक फॉल्स फैक्ट आपके में नहीं आएगा। यहां से चीजें जरूर आनी चाहिए, तो यहां पे कोई डाउट है तो प्लीज पूछिएगा। बेसिक सब चीज समझ में आई क्या? पहला कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी ऊष्मा का एक प्रकार, ये आपका ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का एक प्रकार है जो हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहता है। अब सर क्यों ऐसा हो रहा है, आइए लॉजिक समझते हैं। यस, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। वो कब तक बहेगा? विवेक बिल्कुल सही कहा आपने, ये तब तक बहता रहेगा, यानी हीट तब तक ट्रांसफर होती रहेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। आइए सर क्या हो रहा है इसके पीछे कारण समझते हैं। सो यहां पे समझाऊंगा। संसार में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो ये मार्कर हो, चाहे वो ये पानी की बोतल हो, या फिर वो ये कीरिंग हो, सर जितनी भी चीजें हमारे आसपास दिख रही हैं, ये कितनी अवस्थाओं में होती हैं? एक बार आंसर दीजिए। तो संसार में जितनी भी चीजें हमारे आसपास प्रेजेंट हैं, ये सारी की सारी चीजें मेन हम लोग कहते हैं ये 3 अवस्थाओं में होती हैं। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन कौन सी? तो 3 स्टेट्स, यानी 3 अवस्थाओं की बात कर लेते हैं। तो 3 अवस्थाओं में क्या क्या आ जाता है? सॉलिड यानी कि ठोस, दूसरा लिक्विड यानी कि तरल या फिर द्रव कह लें, तीसरा गैस, राइट? नाउ इन तीनों में अंतर क्या क्या है? छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि जो सॉलिड होता है सर, सॉलिड में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा पास पास में होते हैं, नहीं जो कण हैं वो बहुत नजदीक नजदीक होंगे, जैसे मार्कर है। तो इस मार्कर में भी से कण होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। यहाँ पे जो कण है वो सब बहुत पास पास में है, यानी इनके बीच में गैप ना के बराबर, ये बहुत ज्यादा पास में है। दूसरा लिक्विड की बात करें तो मॉलिक्यूल थोड़ा दूर होते हैं, और गैस की बात करें तो बहुत ज्यादा दूर होते हैं। इसकी अपनी एक फिक्स शेप होती है, जैसे इसकी बात करूं सिलेंड्रिकल आकार है ना, सबका अपना अपना शेप होता है, सबका अपना अपना आकार होता है। पानी की बात करें तो पानी जो है सर, यहां पर हमको पता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, कण हैं, थोड़ा दूर दूर तो हैं, लेकिन क्या इसका कोई फिक्स आकार है? नहीं। पानी का एग्जांपल लेते हैं। अब आप कहेंगे सर द्वारा आपकी पानी की बोतल आ गई, पानी की बोतल सब जगह आ जाती है। तो बेटा जब तक मैंने पानी की बोतल इस शेप के लिए रखी थी तो पानी मुझे ऐसा दिख रहा था। मान लो कि मैंने अब क्या किया, मैंने क्यूबर्ड ले लिया तो क्यूबर्ड की शेप ले ली। मैं इसे ग्लास को अलग अलग डिजाइन का निकालूं तो हर एक डिजाइन में अलग अलग तरीके से बदलता जाएगा। यानी कि पानी की अपनी कोई फिक्स शेप नहीं है, मतलब जिस प्रकार का आप बर्तन ले आएंगे, इंग्लिश वाले जिस प्रकार का वेसल ले आएंगे, इसका आकार उसी तरीके से हो जाता है, राइट? ये वाली चीज भी समझ में आई। लेकिन गैस की बात करें तो गैस में इवन आपका ना वहां पर फिक्स उसका कोई एक्चुअली आकार भी नहीं है, क्योंकि गैस में अगर आप इसे भर भी दे रहे हैं तो आप वहां पे आप कुछ नहीं बता सकते कि एक्चुअली उसका आकार क्या रहेगा। खैर, सो बेसिकली यहां पर जो स्टेट्स ऑफ मैटर की बात कर रहा था, ये तो सब लोग जानते थे कि जो अवस्थाएं हैं ये 3 ही होती हैं। अब मैं चलता हूं थोड़ा सा एमटीएस के पेपर के पास, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे पास एमटीएस वाले और हैं। तो एमटीएस वालों से यह पूछा गया था, बेटू 5वीं अवस्था कौन सी होती है? आप कहेंगे सर 1 सेकेंड, अभी आप कह रहे थे कि अवस्थाएं 3 हैं, अब ये 5वीं अवस्था कहां से आ गई भाई साहब? तो याद रखिएगा सर, हम लोगों को यहाँ पे 5 स्टेट्स के बारे में पता रहना चाहिए, राइट? तो चौथी स्टेट जो रहती है सर, चौथी स्टेट है प्लाज्मा। प्लीज याद रखना, ये ना हमको चौथी और 5वीं नाम पता होने चाहिए। तो बेटा जो चौथी अवस्था होती है, चौथी अवस्था है प्लाज्मा। प्लाज्मा हिंदी और इंग्लिश में सेम है बेटा, ठीक है? और जो 5वीं अवस्था है, 5वीं 5th स्टेट है सर, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कैसी है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। खैर, तो ये सर मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपके एमटीएस में पूछा गया था, तो आपके सर एएलपी, आरपीएफ या एसएससी आरआरबी में भी सर क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो जिस प्रकार से हम लोग बचपन से पढ़ते आए ना कि ठोस तरल गैस, सर उसी प्रकार से याद रखना, ऐसे ही करके सर आपकी ऐसे 5 अवस्थाएं आपको पता रहनी चाहिए। पहले नंबर पे ठोस हो गई, दूसरे पे द्रव हो गई, तीसरे पे गैस हो गई, चौथे पे आपकी प्लाज्मा हो गई, 5वें पे बोस आइंस्टीन हो गई। ठीक है? यस अर्जुन, यस 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 बेटा, इसीलिए मैंने आपको स्पेशली बताया। सो सेम कैंडिडेट्स फॉर एनवीएस। तो बेटा इसका हिंदी और अंग्रेजी में सेम ही नाम है। जिस बच्चे ने मुझसे पूछा, हिंदी वाले किसी का कमेंट निकल गया एकदम से, ध्यान नहीं दिया मैंने। बेटा 5वां जो नाम है ना, ये एक्चुअली क्या है, ये 2 साइंटिस्ट के ऊपर आया है। सो एक साइंटिस्ट जो इंडिया से थे, बोस, दूसरे आइंस्टीन, जिनके बारे में हमने कल ही पढ़ा था, इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर। तो ये एक्चुअली इन दोनों साइंटिस्ट का योगदान है, तो यहां से नाम आता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब दीपिका पूछे प्लाज्मा क्या है? बेटा ये पदार्थ की अवस्थाएं हो गई, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, टूटा हुआ तारा देखा है सब लोगों ने?
टूटे हुए तारे को कभी आपने टूटने के बाद देखा हो तो उसका पीछे ऐसे लगता है जैसे कुछ आग सी निकली हुई है, राइट? अब ये जो आग जैसी मैं चीजों की बात कर रहा हूँ सर, इस चीज की आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगा ये बताओ ये कौन सी अवस्था है, तो क्या बता पाओगे? क्या वो सॉलिड है? नहीं। क्या वो लिक्विड है? नहीं। क्या वो गैस है? नहीं। तो इसी प्रकार से सर यहाँ पर हम लोग कहते हैं सर वो प्लाज्मा वाली अवस्था है। खैर इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि सर उतना डिटेल में जाएंगे तो ऐसे मुझे पूरा 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा, उतना भी जरूरत नहीं है। बट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि सर पदार्थ की जो है वो टोटल 5 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें 3 हमको पता थी। ये मैंने आपको जानबूझ के बीच में इसलिए रोका जिससे आप लोगों को याद रहे कि 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं। अब यहां पर हाँ साक्षी बेटा पूछा जाएगा। अब यहां पे मैं वापस आता हूं, तो मैं कुछ एग्जांपल ले रहा था आप लोगों के लिए। तो गाइस हम लोग जो एग्जांपल ले रहे थे उसमें आते हैं बर्फ पर। एक सेकंड रुको जरा यहां पे। हाँ, तो ये है बर्फ और ये है हमारा हाथ। वही एग्जांपल लेते हैं। बेटा बर्फ कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे थी? बर्फ थी हमारी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और हाथ का एग्जांपल हमने 25 डिग्री लिया था, दोबारा से 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेता हूं एग्जांपल, ठीक है। तो गाइस अभी मैंने आपको बताया कि सर सभी में कुछ ना कुछ कण होंगे। तो जो बर्फ होती है सर, बर्फ के अंदर क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा पास पास में होंगे, सॉलिड स्टेट में सर। तो सर मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं जरा। ठीक है, इसी प्रकार से हाथ में भी कुछ कण बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो सर, ऐसा हमको याद रखना है कि जब भी हीट मिलती है, जब भी ऊष्मा मिलेगी, तो क्या होगा सर, टेम्परेचर बढ़ेगा जैसे जैसे, वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट भी करने लगते हैं। आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये जो पानी की बोतल है, मैं इसको सर धीरे धीरे करके गर्म करना स्टार्ट करूं। मान लो लाइटर है, मैं सिगरेट नहीं पीता, ठीक है, मैं बस बता रहा हूं। मान लो मैंने लाइटर लिया और यहाँ पे सर मैंने लाइटर जलाया। जैसे ही लाइटर जलाया तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे करके इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। अब जो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो याद रखो सर, यहाँ पे जो कण होंगे सर, उन कणों में वाइब्रेशन होना स्टार्ट होगा। हिंदी वाले बेटा यहाँ पे जो कण मौजूद हैं वो कंपन करना शुरू करेंगे। बोतल कैसी है? बोतल हमारी ठोस अवस्था में है, इसके कण बहुत पास पास में है। जैसे मैं इसे गर्म करूंगा तो इसमें कंपन होना स्टार्ट होगा। एक के कंपन होने की वजह से दूसरे में कंपन, दूसरे से तीसरे में कंपन, और एक कंपन सर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हीट होती है। तो ऐसे समझ लो, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा हीट, जितना कम टेम्परेचर सॉरी जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा वाइब्रेशन, जितना कम टेम्परेचर उतना कम वाइब्रेशन। तो डेट मींस यस, मोशन में आएंगे पार्टिकल्स, लेकिन पार्टिकल्स अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। ठीक है शिवांश, सब लोग ध्यान सुनना, मैं एक एक करके बोल रहा हूं बेटा। प्लीज थोड़ी देर के लिए अपना दिमाग कहीं भी जा रहा हो, किसी का मैसेज आ रहा है बाबू छूना जादू टूना, थोड़ी देर के लिए रोक देना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तो मैं जब एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूं तो आपसे इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप लोग थोड़ी देर के लिए दिमाग इधर उधर ना लगाए, प्लीज फोकस करने इस वाले पॉइंट पर। तो सब लोग प्लीज पे अटेंशन। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, हुआ क्या सर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही पार्टिकल ज्यादा वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो डेट मींस कि जो मेरा हाथ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो ये सबके सब कंपन कर रहे होंगे, इन सभी में मस्त एकदम वाइब्रेशन चल रहा है। वाइब्रेशन चल रहा है धकाधक, मस्त एकदम सॉलिड वाला वाइब्रेशन चल रहा है। अब यहां पे होगा क्या, यहां पे इस वाइब्रेशन होने की वजह से इस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? आप बताइए हाँ या ना। अगर आप लोगों को सर इसमें डाउट है तो एक छोटा सा एग्जांपल और आ जाता है, एंड लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इट। सो सर अभी यहाँ पे आइस का क्योंकि टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो सर आइस का अपना तो वाइब्रेशन अभी हो नहीं रहा होगा, ना के बराबर ही हो रहा होगा, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठंडा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे वाइब्रेशन ना के बराबर ही है। ये 25 डिग्री पे तो यहाँ पे ज्यादा वाइब्रेशन था। अब एग्जाम्पल लेते हैं, तो सब लोग कह रहे हैं हाँ पड़ेगा, और बिल्कुल सही कह रहे हो। एग्जाम्पल लेते हैं, शिवांगी, मनीष, मनोज, अपने बचपन के दिन याद करो। हम लोग जब स्कूल टाइम पे होते थे तो स्कूल टाइम का अरेंजमेंट कुछ ऐसा था, टीचर जिस लोकेशन से पढ़ाता था तो हमारे पास जो सबसे आगे बच्चा होता था वो फ्रंट बेंचर, और फिर ऐसे करते करते हमारे पास 10 या 12 रोज होती थी, राइट? तो आगे जो पूरी की पूरी सबसे आगे बच्चे बैठते थे, दे वर द कैंडिडेट्स जो कि प्रॉपर वे में पढ़ाई करने आते थे। टीचर ने कुछ बोला तो उनका रिस्पॉन्स देना, या फिर कुछ भी हेल्प चाहिए सर आप बस बताइए, आपकी हेल्प करते हैं। जैसे जैसे पीछे की तरफ जाते आओगे शैतानी का लेवल बढ़ता जाता था, ऐसे होता था। तो आप लोगों में से जितने भी बैक बेंचर्स हैं, यू कैन लिंक, लास्ट वाले सबसे पीछे वाले जो बच्चे थे सबसे ज्यादा शैतान वही होते थे क्लास के मैक्सिमम केस में। तो आप लोग देखो मैक्सिमम बैक बेंचर हमें दिख गए, यहाँ पे अविनाश हो गए, साहिल हो गए। तो होता क्या था, जो सबसे पीछे वाले बच्चे थे, आज मान लो कि आज आप नई क्लास में, आज आप 6th क्लास से 7th क्लास में आए हैं, तो 7th क्लास में अभी अभी पहला दिन है हमारा, हम सबसे पीछे बैठकर वहां पे शैतानी कर रहे हैं मस्त एकदम। पीछे वाले बच्चों को देखकर उनके आगे वाले थोड़े से बच्चे मोटिवेटेड होते थे, यार लाइफ के ये मजे ले रहा है यार, मुझे भी लेना चाहिए।
तो वहां पे वो मजे कर रहा है, फिर उसके बाद कह रहा है यार इससे दोस्ती करूंगा, ये सही बच्चा है, उससे दोस्ती करी, पता लगा कि जो बैक बेंचर थे, उससे सेकंड लास्ट वाली बेंच है, वो भी धीरे धीरे करके शैतानी स्टार्ट कर दे रही है। टीचर को पढ़ाए हुए अभी 6-7 महीने भी प्रॉपर नहीं हुए, 6वें या 5वें महीने ही यहाँ पर क्या हुआ कि बीच वाली रो है वो भी शैतानी करने लगी, आधी क्लास हमारी शैतान लेवल की पहुंच चुकी है। यानी पीछे देख रहे हो वाइब्रेशन का जो लेवल था नेक्स्ट लेवल पे, वो आगे वाले जो शांत बच्चे थे उन पे असर पड़ता जा रहा है। और एक लिमिट ऐसी आती थी, शायद ही कोई ऐसी क्लास हो जिसमें टीचर ने ना बोला हो, जब सर फाइनल एग्जाम होने वाले होते थे तब तक टीचर ये जरूर कहते आता था, इससे घटिया क्लास मैंने कभी जीवन में नहीं देखी, कितनी शैतान क्लास है मैडम, देख रहे हो कैसे बच्चे मुझे मिल गए हैं इस बार। और ट्रस्ट मी गाइस, वो टीचर को ऐसा पहली बार नहीं होता था, ये टीचर हर साल ये सेम चीज सेम डायलॉग मारता था, क्योंकि हर बार ऐसे ही होता था, बच्चों की प्रवृत्ति ऐसी होती है, राइट। सो ये जितने भी लोग लिंक कर पा रहे हैं, आपको लगता था कि आपकी क्लास शैतान थी, नहीं बेटा, वो आपकी, मेरी, साहिल, रवीना, जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबकी क्लास एक ही जैसी थी। लॉजिक ये था, क्या होता था सर, ये जो पीछे वाइब्रेशन हो रहा था, जो कंपन हो रहा था, उसके चक्कर में आगे, उसके चक्कर में और आगे, और ये कंपन आगे की तरफ बढ़ता जाता था, और एक क्लास, एक लेवल के बाद सर पूरी क्लास सेम लेवल पे पहुंच जाती थी। एंड दिस इज नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी। सेम चीज यहां पर भी है। तो पार्टिकल्स में क्या हो रहा है, पार्टिकल्स में वाइब्रेशन हुआ, इसकी वजह से सर यहाँ पे वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि दोनों कॉन्टेक्ट में है ना भाई, इसकी वजह से यहाँ वाइब्रेशन हुआ, और ये वाइब्रेशन सर होना तो स्टार्ट हो गया, लेकिन वाइब्रेशन का लेवल ये तब तक चलता रहता था, तब तक बढ़ता रहता था, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर आपका बराबर ना हो जाए। दैट मीन्स कि सर ये पूरा का पूरा जो लॉजिक काम कर रहा है वो इसी बेसिस पे काम कर रहा है कि हमारा जो वाइब्रेशन हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स के, वो सर जब तक बराबर लेवल पे ना पहुंच जाए तब तक सर हीट की ट्रांसफरिंग होती रहेगी, और जब सर बराबर होंगे हम लोग कह देंगे सर दोनों का टेम्परेचर बराबर हो चुका है। इसीलिए क्या होता था, जब आप पॉलिथिन को ऐसे पकड़ के लाएंगे बिना गाल पे लगाए या फिर बिना हाथ पे लगाए, तो आपकी मस्त एकदम बर्फ आपके घर तक आ जाएगी। लेकिन उसी बर्फ को अगर हाथ पे रख के ला रहे हैं साथ में, या फिर गाल से टच करके ला रहे हैं, तो घर पे जब तक बर्फ पहुंचेगी तब उसका मैक्सिमम पार्ट पानी में कन्वर्ट हो चुका होगा। सो दिस इज द बेसिक लॉजिक व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन एंड। सो बेसिकली ये बैक एंड पर समझाने वाला पार्ट इसलिए भी जरूरी था, क्योंकि अभी मुझे ना आपको चालन, संवहन और ये आपका विकिरण क्या होता है, यानी कि सर अभी मैं आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन समझाऊंगा, तो उसमें आपको ये मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, वाइब्रेशन, ये सब चीज लिंक कर पाएंगे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई गेस इट इज क्लियर। अच्छा, तनु का ना एक मस्त एकदम डायलॉग है, तनु कह रहे मुझे भी फील होना चाहिए। जी सर, जैसा आप कहें, तो आपके लिए ऐसे झुक जाएं, नतमस्तक हो जाएं कि सर हमको फील आना चाहिए कि हम भी क्लास में एक बार हमारा नाम लो। भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं ना क्लास एक दिन क्या करूंगा, एक दिन क्लास नहीं लूंगा, एक दिन क्लास ना लेके ना मैं ऐसे खड़ा रहूंगा और सबके नाम ले लिया करूंगा कि एडवोकेट दामिनी, अजीत ठाकुर, विजय कुमार, तो मैं नाम ले लूंगा तो सबको शांति मिल जाएगी। फिर मुझे 1 महीने तक शांति से पढ़ा लेने देना, कि मेरा पिट्टी करेंगे, तुम लोग पढ़ाई करने आए नाम बुलवाने आए हैं, पिट्टी कर, सच में तुम्हें पिट्टी करेंगे। चलो इतनी चीज हो गई क्लियर। अब सर इतना सॉर्टेड है हमारा मामला, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ मैं अविनाश भाई कह रहा था। सो गाइज अब यहां पर सर इसी चीज को अब थोड़ा सा आगे पॉइंट पर चलते हैं। अब देखिए, सो यहां तक तो हमारा सॉर्टेड है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट पार्ट। तो अब गुरुदेव हीट के बारे में जो मैंने बताया था अब समझते हैं। तो ये क्या है सर, यह एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में, या एक प्रणाली के एक भाग से दूसरे भाग में, किसके कारण, तापमान के अंतर के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा हस्तांतरण है, जहां पे हम लोग हीट एनर्जी की बात करते हैं। खैर इतनी कहानी किसी को नहीं रटनी है, लॉजिक बताना था, बस ये डेफिनेशन मैंने बोल दी है। अब देखिए, सो अब हीट की एनर्जी, हीट की यूनिट क्या होगी, तो सर यूनिट ये भी याद करनी पड़ेगी। सर आपको याद कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप लोग जितना पढ़ चुके हैं बस वहां से लिंक करिए। सर एनर्जी की यूनिट क्या थी, जो हिंदी वाले हैं, ऊर्जा की इकाई क्या थी बताइए फटाफट, थोड़ा आप लोग भी आंसर दीजिए जिससे लिंक कर पाए। तो अंशुमन, विपिन, अजीत, अंबुज, अविनाश, एक एक बच्चा सही है। ऊर्जा की जो इकाई थी बेटा वो थी जूल, राइट। तो सर दैट मींस कि यहां पर भी अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं तो ये भी जूल होगी। क्यों, क्योंकि सर अब देखो, चाहे वो हीट एनर्जी हो, कोई सी भी एनर्जी हो, अब यहां पे सर वो एक्चुअली एनर्जी के फॉर्म ही तो थे। तो यस, हीट एनर्जी अगेन आपकी जूल में ही होगी। अगर सीजीएस यूनिट पे जाओगे सर वो जाएगी कैलोरी, बिल्कुल सही। तो ये चीज हम लोग पढ़ चुके थे। अब यहीं पे, अच्छा जितेंद्र धन्यवाद। अब सुनो, अब सर एक डेफिनेशन आती है जो हम लोग रटते हैं, आज के बाद उसको भी नहीं रटोगे, लॉजिक समझना। सर यहाँ पे हम लोग जो कहते हैं ना कैलोरी, कैलोरी की डेफिनेशन है, क्या कहती है कैलोरी की डेफिनेशन, 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमने किताबों में हमेशा रटी है, जो हिंदी वाले हैं सर। 1 कैलोरी को 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा के रूप में परिभाषित किया गया है। कब तक रटोगे और क्यों रटोगे, जब हमारा काम आसानी से हो सकता है। अब मैं आपको समझाता हूं बेटा, मेरी पानी की बोतल में, अब आपने तो दोबारा पानी की बोतल आ गई।
सो मेरी पानी की बोतल में सर अभी यहाँ पर ऑलमोस्ट 200 ml के आसपास पानी है, ठीक है, 200-250 ml के आसपास पानी है। अब ध्यान से देखिए, इसमें जो 200-250 ml के आसपास पानी है, इसका अपना एक टेम्परेचर होगा गाइस, रैंडम एक एक्स टेम्परेचर मान ले, तो आप ही मुझे बता दो, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे फील आ जाए कि आपका नाम लिया जा रहा है। सो कोई भी बच्चा मुझे क्या बताएगा इसका टेम्परेचर कितना मान के चल लूं? सदफ, संजू, खुशी, रैंडम एक कुछ टेम्परेचर मान लीजिए, इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री। चलो सुयश ने बोला कि सर इस पानी का जो 250 ml पानी है, इसका टेम्परेचर मान लिया मैंने 20 डिग्री सेंटीग्रेड है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब गाइस क्या करना है, इस 250 ml पानी में से, इस 250 ml पानी में से मैं क्या करने वाला हूं, 1 ग्राम पानी को बाहर निकाल लेता हूं, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे सर इसमें से 1 ग्राम पानी बाहर निकाल लिया, ठीक है, 1 ग्राम पानी है। अब इस 1 ग्राम पानी का कितना टेम्परेचर होगा, तो इस 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर बेटा 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा, सही है ना गाइस? अब देखो बिल्कुल सिमरन, अब सर यहां पे जो 1 ग्राम पानी का भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। अब इस वाले केस में मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इस 1 ग्राम पानी का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री से 21 डिग्री कर दूं, ठीक है गाइस। क्या करना चाहता हूं मैं, 20 डिग्री से 21 डिग्री ताप इसका बढ़ाना चाहता हूं। तो अब एक डिग्री बढ़ाने के लिए मुरारी, साहिल, सुयांश, तन्नू, बेटा यहां पर मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ तो हीट देनी पड़ेगी ना। अब मैंने कितनी हीट दी जिससे मेरा 20 डिग्री से 21 डिग्री टेम्परेचर पानी हो गया, तो कितनी हीट दी है मैंने सर, इस हीट की कुछ वैल्यू होगी। तो यही हीट मेरी सर यहां पर कहलाती है कि वो आपकी कहलाएगी 1 कैलोरी। बात समझ में आई गाइस? तो सर मैं फिर से रिपीट करता हूं, अब देखो डेफिनेशन क्या थी, 1 कैलोरी क्या थी, 1 कैलोरी सर 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा थी। दैट्स इट, कि मैं सर कितनी हीट दे दूं जिससे मेरा 1 ग्राम पानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए बढ़ जाए। दैट्स इट। तो सर बस क्या है कि ना, आपने लॉजिक क्लियर रखो, बेसिक क्लियर है ना, तो ट्रस्ट मी, आप चाहे फिर सीडीएस का पेपर दो, एनडीए का पेपर दो, कोई सा भी पेपर दो, अपना सर यहां से काम हो जाएगा। और आप लोग जितना मुझसे फिजिक्स पढ़ चुके हैं, कुछ लोग बायो भी पढ़े हुए हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो, सारी चीजों को लिंक कर पा रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो इस तरीके से आप लोग चीज लिंक कर लेंगे, राइट। चलिए, सो अब सर यहां पर अब इसकी अपनी कुछ वैल्यूज आएंगी, तो यहां से हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गया कि ये हो गया हमारा 1 कैलोरी, राइट। चलो सो हाँ बिल्कुल, हम लोग जब कहते हैं ना, युवराज कह रहे हैं हमारी बॉडी में जो कैलोरी बर्न होती है, तो हम लोग उस वाले पार्ट पे लिंक करें, तो यस, तो वो जो है आपके बॉडी में हम कहते हैं इतनी कैलोरीज बर्न होती है, वो भी तो हम एनर्जी से रिलेट करते हैं। आप लोग जो मुझसे बायो पढ़े, मैंने आपको क्या बोला था, जब आप फैट लेते हैं तो 1 ग्राम फैट आपको कितनी एनर्जी देता है, 9 कैलोरीज। मतलब क्या हुआ है, 1 ग्राम फैट से आपको जो बॉडी को ऊर्जा मिल रही है, उसकी कुछ वैल्यू रही होगी ना, तो वैल्यू कितनी है, वो है 9 कैलोरीज। दैट्स इट। चलो सर ये वाला पार्ट हमको क्लियर हुआ, अब आगे पढ़ते हैं। सो अच्छा ओम, ग्रेट। सो गाइस बेसिक सा क्वेश्चन है, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम डैश, यानी ऊष्मा हमेशा कहां से कहां स्थानांतरण करती है, तो हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, जल्दी से एक बार मुझे फटाफट से बताओ। थैंक यू राधानाथ, एक एक बच्चा सही है सर। ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है, यानी इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, यानी ये हमेशा क्या होगा, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर सर स्थानांतरित होगी। सिंपल सा लॉजिक है। तो ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर, क्योंकि सर ये उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है, तो कई सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, राइट, परफेक्ट। अब सर यहां पे आ जाते हैं, तो हीट का जल्दी सुपरफास्ट फॉर्मूले का रिवीजन कर लेते हैं, हमने जो जो पढ़ा है। सो बेटा यहां पर अब यहां पे मैंने अभी आपको डिस्कस किया, क्या ऐसा यूनिट तो जूल है, लेकिन सीजीएस यूनिट में सर मैं अर्क की बात कर लूं, या फिर मैं वहां पे सर अभी डिस्कस किया था कैलोरी बोल सकता हूं। तो एक जूल में कितनी हो गई, 10 की पावर 7 अर्क, राइट। सो 1 किलो कैलोरी कितनी होती है, 1000 कैलोरी के बराबर, और 1 कैलोरी में होते हैं 4.186 जूल, या फिर बेटा यहां पर हम लोग ये भी कह सकते हैं ये कितना हो जाएगा, 4.2 जूल के बराबर। सिंपल। सो अब सर हीट पे थोड़ा सा मुझे और डिटेल में जाना है। अंकित कुछ पूछना चाह रहे हैं, प्लीज पूछिएगा, है ना। तो गाइज अब मैं आपको जो समझाने वाला हूं ये भी एनिमेशन से बताऊंगा। अनिल कोई बात नहीं, अर्ग भी बेटा इकाई है मुकेश, अर्ग भी यूनिट है, जैसे जूल होती है, कैलोरी होती है, वैसे अर्ग भी यूनिट होती है। दैट्स इट। चलो अब सर ये हीट सीजीएस यूनिट क्या है। अच्छा मुझे लग रहा है कि मनीषा लेट ज्वाइन करी हैं। सभी बच्चे जितने भी यहाँ पे ज्वाइन करें हैं, सभी से रिक्वेस्ट है, कुछ बच्चे ना अभी आज या कल में ज्वाइन करें, प्लीज फिजिक्स को ना पहले वाले चैप्टर से एक बार रिवाइज कर लेना। आज फ्राइडे है, तो कल सैटरडे और परसों संडे आपको 2 दिन मिलेंगे, तो सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज पुराने वाले टॉपिक जरूर रिवाइज कर लेना, नहीं तो ना आपको ऐसे छोटे छोटे डाउट्स आएंगे। फिर भी एक बच्चे का डाउट है, जरा मैं क्लियर कर ही दूं। बेटा सीजीएस का मतलब क्या हुआ, ये यूनिट्स के लिए जब हम लोग यूनिट्स की बात करते हैं, तो कुछ ऐसी यूनिट्स चाहिए होती हैं जो संसार में सबको समझ में है। तो वहां पे हम लोगों ने 3 आपके सिस्टम समझे थे, कौन कौन से,
सीजीएस में क्या होता है, सी का मतलब है सेंटीमीटर, जी का मतलब है ग्राम, एस का मतलब है सेकंड। उसके अलावा होता है एफपीएस, एफ का मतलब होता है आपका फुट, पी का मतलब पाउंड हो गया, एस का मतलब सेकंड, और तीसरा होता है एमकेएस, दैट इज मीटर किलोग्राम सेकंड, जिसको हम लोग ऐसा यूनिट के नाम से जानते हैं। तो ये सर आपको यूनिट्स जो दी जाती हैं वो कहीं ना कहीं हम इन्हीं सिस्टम्स का यूज करके बताते हैं। सो यश पूछ रहे हैं सर इस टेम्परेचर एंड हीट सेम? नो। एक बच्चे का बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है, एक किसका डाउट था, किसी का डाउट है। सो अंकित अभी हीट तो बेटा स्टार्ट ही हुआ है, अभी इसमें क्वेश्चन बचा हुआ है। यश पूछ रहे हैं, यश पोखरियाल का एक डाउट है, क्या हीट और टेम्परेचर सेम है? नहीं, हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस है, और ये डिफरेंस अभी आपको ना शायद 5 या 10 मिनट के अंदर मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं जहां पे आप लोग फंसेंगे, उस पर हम डिस्कस करेंगे। प्लीज याद रखेंगे, टेम्परेचर की जो यूनिट होती है सर उसकी ऐसा यूनिट है केल्विन, जबकि हीट की ऐसा यूनिट होती है आपकी क्या, जूल। सो यहां पे दोनों में डिफरेंस है, प्लीज याद रखिएगा। हीट एंड टेम्परेचर नॉट सेम। टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ठंडा या कितना गर्म है। सो डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस इज मेजर्ड इन टेम्परेचर। तो वो तापमान अलग है, अभी तापमान मैंने शुरू नहीं किया है, थोड़ा सा वेट करेंगे, उस पार्ट पे आएंगे। संजय बाबा का क्या है सर डाउट बॉक्स, बेटा दोबारा से आप मैसेज करिए बेटा, आपका नहीं दिखा। सॉरी बेटा अंशुमन, यहाँ पर अभी रिवीजन कैसे करें, सारे क्वेश्चन अभी मैं लास्ट में ले लेता हूँ, ठीक है। सो एनर्जी और हीट का, यस एनर्जी बेटा, हीट एनर्जी तो है, कुमकुम का डाउट है सर एनर्जी और हीट सेम है, बिल्कुल सेम होगी यूनिट, क्योंकि हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी बेटा, है ना, तो वहाँ पे आपकी यूनिट भी सेम है। अमन खान कुछ कहना चाह रहे हैं सर, जब एरोप्लेन हवा में होता है तो नीचे वहां, सिंपल सी बात है, वहां पे जी ही काम कर रहा है तो हम लोग कहेंगे वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है ना अमन। सो यस बिल्कुल ओम, दैट्स राइट। इसके बाद हीट को मेजर करने पर टेम्परेचर, ना ना ना, यहाँ पर बता रहा हूँ कि कोल्डनेस और हॉटनेस की डिग्री की बात करेंगे सुयश, तो अभी हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर की बात करते हैं। उसके बाद आके बाबा कुछ कहना चाह रहे हैं, सर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑन, ये नहीं समझा बेटा मैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी और ऑक्सीडेशन मतलब क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछो आके, अनेबल टू अंडरस्टैंड। किरण पूछे से बायो का क्वेश्चन पूछ लूं? गाइस अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। किरण बेटा ऐसे ना हमारी डाउट क्लास, अगर ये डाउट क्लास नहीं है एक्चुअली, क्या है कि डाउट क्लास में हम लोग रैंडमली कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अभी अगर आपने बायो का पूछा, कोई मुझसे केमिस्ट्री का पूछेगा, फिर कोई मुझे फिजिक्स का पूछेगा, फिर कोई पूछेगा फिजिक्स में जो पहला चैप्टर था उसमें क्या था, तो उससे क्या होगा, खिचड़ी पकेगी, और जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग 500 बच्चों को अगर डाउट्स लेंगे तो इट्स नॉट अ डाउट क्लास। डाउट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि ना इस टॉपिक के अलावा कुछ भी डाउट आया करे तो 24/7 आपके लिए मैं हाजिर हूँ, राइट। सो चाहे रात को 2 बजे डाउट आ रहा हो, 1 बजे डाउट आ रहा हो, बहुत सारे बच्चों को डाउट आते हैं, जैसे आकिफ हो गया और बाकी बच्चे पूछते हैं, तो आप लोग भी पूछ लिया करो। सो टेलीग्राम पर आप लोग दीपमणि भारद्वाज सर्च, सर मुझे सर्च कर लो, मैं मिल जाऊंगा। टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, दूसरी मैंने मेल आईडी आपको भेजी हुई है, तो आप चाहे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो या मेल आईडी। वैसे मैं कहूँगा टेलीग्राम ज्यादा बेटर है, क्योंकि टेलीग्राम ना मेरी आदत है, रात को 2 बजे आंख खुल गई तो एकदम सबसे पहले टेलीग्राम खुलता है, जैसे बाकी बच्चों को होता है ना कि फेसबुक इंस्टाग्राम, मेरा सबसे पहले आंख खुलती है टेलीग्राम पर, क्योंकि मुझे पता है बच्चों के डाउट्स होंगे। और आपके बैच के अलावा मेरे पास ऐसे सोचो 5 बैच और हैं, तो पांचों बैच के जो कैंडिडेट्स हैं कुछ ना कुछ डाउट पूछते हैं, तो प्लीज उन पे डाउट पूछ लिया करो। अब यहाँ पे साहिल का एक डाउट आया है कि सर यहाँ पे जैसे वाटर में जाता है तो जो टेम्परेचर, क्या यहाँ पर एक बार साइंस की बुक बेटा ल्यूसेंट ले सकते हैं? अब ये सारे क्वेश्चन मैं बाद में आगे ले लेता हूँ, ठीक है, वो डाउट क्लास में ले लेंगे। चलो अब वापस आते हैं। सो एक बच्चे का डाउट आया सर ड्राई आइज हमारी स्किन को क्यों बर्न कर रही है, तो यहाँ पर सर इस वाले पार्ट को पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर ऐसे क्वेश्चन पे आता हूँ। चलो मैं वापस आता हूँ। अच्छा नहीं पता है, आप मेरे पास नाम सर्च करना, दीपमणि डॉट भारद्वाज, ऊपर लिखा है ना @adda247.com, दिस इज माई मेल आईडी। चलो सर वापस आते हैं अब। सो अब सर यहां पर मैंने बोला जो हीट है वो कितने तरीके से ट्रांसफर होती है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पर पहला एग्जांपल है ये नहीं, आप कोई रॉड नहीं दिख रही, इसे मान लेना ये लोहे की रॉड है फॉर एग्जांपल, ठीक है, सब लोग इसका अज्यूम करके चलना, ये एक लोहे की रॉड है, और लोहे की रॉड को मैंने एक सिरे से गर्म किया, ध्यान सुनना सब लोग, ये आपके सामने एक लोहे की रॉड है एग्जांपल, अब ये बोतल मत समझना, मैंने इसको यहां से हीटअप किया। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये सिर्फ ये वाला पार्ट हीट होगा या फिर इसका दूसरा एंड भी गर्म होने लगेगा? प्लीज मैं पूछना चाहता हूं, क्या एक ही सिरा इसमें गर्म होगा या दोनों सिरे गर्म होंगे? तो क्वेश्चन जो है एक बार प्लीज आंसर देना, फिर मैं समझाता हूं। पॉइंट इज कि यहां पे सर दोनों सिरे गर्म होंगे, जानते हैं क्यों? इसके पीछे कारण समझो, सदफ, दीपिका, गुंजन। जब मैंने इसको यहां से गर्म किया तो गर्म करने से क्या हुआ सर, ये सॉलिड स्टेट में है यानी ठोस है सर, इसके अंदर कण मौजूद हैं, इसके अंदर पार्टिकल्स मौजूद हैं, और यहां पे जो पार्टिकल्स मौजूद हैं सर, उन पार्टिकल्स में क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, और ये वाइब्रेशन सर जब यहां पे वाइब्रेशन होगा तो इसके वाइब्रेशन की वजह से यहां वाइब्रेशन, यहां से यहां वाइब्रेशन, और ये वाइब्रेशन आगे तक बढ़ता जाएगा। याद रखना मॉलिक्यूल्स अपनी जगह नहीं छोड़ रहे हैं, पार्टिकल्स अपनी जगह नहीं छोड़ रहे हैं, यानी कि यहाँ जो कण है वो अपने स्थान से इधर से उधर नहीं जा रहे हैं, वो अपने स्थान पे खड़े। देखो दो चीजें समझना,
एक है सर, ये बोर्ड के दो सिरे मान लो, इस जगह हमने हीट दी और यहां पे सर अभी बोर्ड गर्म हो रहा है। अब ध्यान सुनते जाना प्लीज। तो यहां पे जब मैंने हीट दी तो एक तो तरीका ये हुआ कि यहां पे क्या हुआ, मैं यहां पे खड़ा हूं, मुझे पार्टिकल मान लेना, तो मैं यहां पे सर इधर हुआ, मेरी वजह से यहां पे जो बगल वाला था उसने स्टार्ट किया, इसकी वजह से इसने स्टार्ट किया। एक तो ये हुआ है। यहां पे क्या हो रहा है, मैं जगह नहीं छोड़ रहा हूं, बस मैं यहां पे खड़े होकर ऐसे अपना डिस्को डांस टाइप कर रहा हूं, ठीक है। सो प्यार में ट्विस्ट ऐसे समझ लो, बस मैं यहां पे मूवमेंट कर रहा हूं। मेरे हिलने डुलने की वजह से जो मेरे बगल में पार्टिकल है उसने हिलना डुलना स्टार्ट किया, उसकी वजह से तीसरे वाले ने स्टार्ट किया, और ऐसे करते करते जो वाइब्रेशन था वो आगे बढ़ गया। एक तो ये तरीका है जो कि रॉड की मैं बात कर रहा हूं। एक और तरीका जो दूसरा अभी मैं समझा नहीं रहा हूं, बाद में समझाऊंगा, बस एग्जांपल दे रहा हूं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जैसे ही हीट अप किया, मैं मस्त एकदम उड़ते 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 आगे की तरफ चला गया। प्लीज इन दोनों चीजों में डिफरेंस है, समझना। एक जैसे गर्म हुआ मैं मस्त एकदम भाग गया आगे की तरफ। दूसरा है कि मुझे जब गर्म किया गया या फिर यहाँ पे जैसे आग लगा दी गई तो मैं वहीं के वहीं ऐसे वाइब्रेट कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैं जो रॉड का एग्जांपल ले रहा था उसमें यह था कि पार्टिकल ने अपनी जगह नहीं छोड़ी थी, वो एक ही कोने पे मस्त एकदम खड़ा हुआ था, बस वो यहीं की यहीं वाइब्रेशन कर रहा था। मेरी वजह से बगल वाला वाइब्रेट किया, उसकी वजह से बगल वाला वाइब्रेट किया। एग्जांपल के तौर पे आपके सामने ये रहा। खुल जा सिम सिम, अरे आजा बेटा। यस, सो रॉड वाला एग्जांपल ये रहा। अब ध्यान से देखेंगे सर प्लीज, यहां पे ये देखो, अरे चल जाओ बेटा, चलो। तो यहां पे सर देखो रॉड बिल्कुल ठंडी थी, ये गर्म से समझ लेना कि यहाँ पे हीट दिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अरे मुकेश बाबा, चलो। सो गाइज यहाँ पे देखो, जैसे ये हीट अप किया गया तो हीट देने से यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे वाइब्रेशन हो, इसकी वजह से आगे वाइब्रेशन हो, इसकी वजह से आगे वाइब्रेशन हो, ये वाइब्रेशन आगे होता गया और फाइनली लास्ट तक हीट चली गई। सो गाइज जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सब लोग ध्यान से समझना इस चीज को। यहाँ पे जो कण है वो अपनी जगह को नहीं छोड़ रहे हैं, कण हमेशा से मौजूद थे, बस इसके वाइब्रेशन से यहाँ वाइब्रेशन हुआ, इसकी वजह से यहाँ वाइब्रेशन हुआ। यहां पर ये जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है इसको हम लोग चालन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, चालन। इंग्लिश में कहते हैं बेटू कंडक्शन। तो पहला तरीका जो हीट के ट्रांसफर का है यानी ऊष्मा के स्थानांतरण का है वो है ये। दूसरा, अब यहीं पे सर अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो यहां पे क्या हुआ सर, जो आपके पार्टिकल्स थे यानी जो कण थे, पार्टिकल्स बोले तो हिंदी में कण, वो अपनी जगह पे फिक्स थे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, प्लीज ध्यान से सुनते जाना। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। कितनी भी हीट दे दो, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट दे दो, जब पिघल जाएगा तो अलग कंडीशन है। अब सर सर्दियों के टाइम पर आ जाते हैं जो अभी अभी खत्म हुई हैं। सर्दियों में सब लोगों ने हाथ सेके होंगे, हीटर पे सेके होंगे, या फिर हम लोगों का जो मेन कॉन्सेप्ट चलता है, खासकर जो विलेज एरिया में हमारे पास दोस्ती यारी बहुत होती है, तो हमने क्या किया, लकड़ी इकट्ठी करी। लकड़ी इकट्ठी करने के बाद अपनी गैंग बुला ली, और गैंग बुलाने के बाद मंकी वाली कैप पहनी है। अरे तुझे पता है एक बार ना मैं आ रहा था तो मेरे पीछे ना एक भूतनी पड़ गई थी। वो बता रहे हैं, अरे भाई सही में? तो कह रहा अरे हाँ मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। एक ने सर लंबी फेंकना स्टार्ट करा है, दूसरा तीसरा चौथा सब अपने अपने फिर ज्ञान देना शुरू कर दिया, और पता नहीं लग रहा, बेमतलब की बात हो 5-6 घंटे कम निकल जा रहे, पता नहीं लग रहा है, राइट। तो अब सर उसी चीज पर आते हैं वापस से। तो हुआ क्या, लकड़ी मस्त जल रही है बीच में, अब यहाँ पे कंडे जो भी मिल गया सब कुछ। आप लोग जब हाथ सेकते हैं तो कभी भी आग के अंदर हाथ नहीं डालते, राइट। आप मतलब दूर बैठे हुए हैं और दूर बैठने पर भी आपको हीटिंग इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि आग दूर जल रही थी। आपको सर इतनी दूर रेडियस में भी आपको वहां पे ऊष्मा का एहसास हो रहा है, हीट एनर्जी का एहसास हो रहा है। वाई एंड हाउ, दोनों ही रीजन है। तो वाई का रीजन ये है कि सर जो मॉलिक्यूल्स है यानी जो एयर में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, क्या होगा, जैसे माचिस की तीली जल रही है यहाँ पे, उसको मान लो वो लकड़ी जल रही है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है सर ये क्या हो रहे हैं, ये हीटअप हो रहे हैं, देख रहे हो। हाँ सफेद रंग का पेन ले लो मैं, एक सेकेंड। तो यहाँ पे जो सर हवा में जो कण मौजूद हैं सर वो गर्म होना स्टार्ट हो रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये जो गर्म कण है अब ये जब तक आपके हाथ के पास तक पहुंचेंगे तो सर एक गर्माहट लेके आएंगे। इस वाले केस में क्या हो रहा है सर, इस वाले केस में जो आपके पार्टिकल्स थे यानी जो कण थे वो अपनी जगह को छोड़ रहे हैं, देख रहे हो। यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं यानी यहाँ पे जो कण हैं वो क्या कर रहे हैं सर, उनमें स्थानांतरण हो रहा है। या फिर मैं बोलूंगा सर यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, यानी पार्टिकल्स अपनी जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, राइट। सो बेसिकली अब इस वाले केस में सब लोग लिंक करना कि अगर पार्टिकल्स अपनी जगह फिक्स हैं, वहीं पे वाइब्रेशन हो रहा था तो कंडक्शन का एग्जांपल था। अगर पार्टिकल्स अपनी जगह को छोड़ के जा रहे थे तो एग्जांपल था आपका संवहन का, इसको हम लोग कहते हैं संवहन। इंग्लिश में कहते हैं गाइस इसको कन्वेक्शन।
तो आइए सर इस वाले पार्ट को जरा अच्छे से समझा जाए। चलिए सर समझते हैं इस वाले पार्ट को फिर। सो यहां पर ये देखो, तो कंडक्शन में क्या होता है सर, आणविक कंपन द्वारा ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रसार होता है। इंग्लिश में अभी मैंने आपको समझाया था कि हीट एक्चुअली डेसिपेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। यानी यहां पे क्या हो रहा है, सिर्फ वाइब्रेशन या फिर कंपन। कहां लिखा है हमारा, कंपन। यहां पे सिर्फ कंपन से काम हो जा रहा है, कहां पे, कंडक्शन में, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं चालन। जबकि संवहन में क्या हो रहा था, कन्वेक्शन वाले पार्ट में यहां पे जो कण हैं वो अपनी जगह छोड़ते हैं बाय द ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी यहां पे क्या होगा, अणुओं का स्थानांतरण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, राइट सर। इतनी चीज क्लियर हुई। अब यहां तक क्लियर है, तो अब मैं अगले पॉइंट पर चलता हूं। तो कंडक्शन है वो कहां हो रहा होगा, तो जब सॉलिड की बात होती है ना, ठोस की, तो सर कंडक्शन सिर्फ और सिर्फ सर सॉलिड में हो सकता है। ये किस में होगा, सिर्फ सॉलिड में, यानी कि केवल ठोस में ही हो सकता है। अब आप कहेंगे सर केवल ठोस में क्यों, तो आइए सर ये भी समझ लेते हैं सर। क्योंकि जो ठोस है उसके कण होते हैं पास पास में, ठोस में जो कण है वो अपनी जगह छोड़ के नहीं जा सकते। जबकि तरल या द्रव वाले भाग पे आता हूं मैं, लिक्विड पे आता हूं। सो अब लिक्विड वाले पार्ट पर आते हैं। तो यहां पर देख रहे हो सर, जो लिक्विड है मैं इसे टेढ़ा कर रहा हूं तो इसका पानी की शेप चेंज हो जा रही है। अभी मैं थोड़ा सा और कर दूंगा तो पानी यहाँ पे टिप टिप बरसा पानी होने लगेगा, राइट। सो बेसिकली इतने वाले पार्ट पर अगर हम डिस्कस करें तो पानी का, अगर अभी यहाँ पर हम दोबारा से चर्चा करें, मैं ढक्कन खोल दिया, पानी नीचे गिरने लगेगा, मतलब आपका जो पानी है वो अपनी जगह को छोड़ेगा। क्योंकि सर यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा दूर होते हैं, कण हैं वो ज्यादा दूर हैं। तो सेम चीज गैस में भी होती है। तो सर कन्वेक्शन जो है ये आपको सॉलिड, इसमें आप इजीली एग्जांपल ले सकते हैं किसका, लिक्विड का या फिर गैस का। लेकिन ये चीज कंडक्शन में नहीं हो पाएगी, राइट। सो कंडक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में होती है, राइट। चलिए वाली चीज भी हुई। फिर आप कहेंगे सर अब यहां पर ये आपने दो तरीके तो बता दिए, ये तीसरा और रह गया, अब ये भी बता दो। अब ये क्या होता है सर, रेडिएशन। तो रेडिएशन वाले पार्ट में सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि सर यहाँ पे किसी माध्यम की जरूरत ही नहीं है। ठोस तरल गैस यानी सॉलिड लिक्विड गैस मतलब ही नहीं है। क्यों, क्योंकि सर ये जो हीट का ट्रांसफर है किस फॉर्म में होता है, ये होता है ईएम वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। यानी सर यहां पर अगर हम लोग बात करें कि यहां पर माध्यम की जरूरत ही नहीं है, यहां पे मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा भाई। अब गाइज यहां पे जो एग्जांपल होगा, द बेस्ट एग्जांपल इज, जो सूर्य का प्रकाश आपके पास तक आता है, सन से जो एनर्जी आ रही है आपके पास तक, तो सर याद रखिएगा सूर्य की जो ऊर्जा आप तक आती है सर वो आपकी रेडिएशन के माध्यम से आती है। और आपसे ये भी पूछा, एग्जांपल में बता रहा हूं संजू एग्जांपल इज द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन टुवर्ड्स द अर्थ। यानी सूर्य की जो ऊर्जा है आप तक जो आती है वो रेडिएशन के माध्यम से आती है, उसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी भी बात खत्म नहीं होती, विकिरण बेटा और रंजना। सो अब यहां पर सर आप लोग कहेंगे कि अच्छा ठीक है हम समझ गए, हमने तीनों पार्ट समझ लिए, लेकिन मुझे ये बताओ फिर तीनों में से सबसे तेजी से ट्रांसफर कौन करेगा। सो जस्ट अ सेकंड, हाँ। सो तीनों में से सबसे तेजी से ट्रांसफरिंग कौन करेगा, तो अब सर वो क्या, ये विकिरण वाला भाग होगा, संवहन होगा या चालन होगा। तो याद रखिएगा सबसे तेजी से जो ट्रांसफर करता है वो सर यही है। तो मैं लिख भी देता हूं, फास्टेस्ट मोड एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, सबसे तेजी से स्थानांतरण जो ऊष्मा का होता है वो सर होता है आपका रेडिएशन में। किसमें होता है, रेडिएशन में। तो इन सन नहीं, सूर्य का प्रकाश जो धरती से आ रहा है तो वहां पर सर किसी ऐसा मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो ईएम वेव्स का आप कहीं भी एग्जांपल ले लो, वहां पे आप कहेंगे सर रेडिएशन। तो रेडिएशन आपका जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है यानी ऊष्मा के स्थानांतरण का जो तरीका है ये सबसे फास्ट होता है, सबसे तेज यही होता है। तो आपको याद रखना है सबसे तेज कौन सा है सर, सबसे तेज आपका रेडिएशन ही होता है। अब यहाँ पे सर मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिए थे, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लूंगा जहां एक ही जगह सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। आप लोगों से हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखिए ये बेस्ट एग्जाम्पल है। तो यहां पर आप लोग जरा सोचो, माइक्रोवेव पे भी लिंक कर सकते हैं, बिल्कुल यश, इसीलिए मैं जानबूझ के ना एक इमेज सब जगह रखी है जिससे आप लोग लिंक कर पाए। देखिए यहां पे मैं तीनों एग्जांपल दूंगा आपको। नंबर 1, सर ये जो हैंडल है ये प्लास्टिक का क्यों बनाया गया, आपको क्या लगता है क्यों बनाया गया होगा, कोई तो लॉजिक होगा इसके पीछे। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। तो यहाँ पे सर ये हैंडल इसलिए सर ये लकड़ी का या फिर ऐसे मटेरियल का बनाया जाता है जिससे वहां पर हीट ट्रांसमिट ना हो, है ना। अभी यार इंडक्शन स्टोव बिल्कुल हो सकता है सुशील, मैं इंडक्शन पे आ रहा हूं इसलिए दूसरा एग्जांपल देना भी जरूरी है। सर यहां पर होगा क्या, जब आप किसी फ्राई पैन में अगर पानी को गर्म करेंगे, तो पानी को जब गर्म कर रहे होंगे तो आप हीट देंगे, तो ये सर सॉलिड है, क्या है ये, ठोस है। और ठोस वाला लॉजिक आपके सामने मौजूद है कि सर एक सिरा गर्म करोगे तो बाकी पार्ट में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते 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 पूरे पार्ट में सर हीट
पहुंचा देगा। ऐसे यहाँ पर क्या होगा सर, इस लेयर में जहां पे हीट जा रही थी, तो जब इसमें हीट दी जाएगी तो धीरे धीरे करके जो पार्टिकल्स हैं वो सब जगह सर हीट ट्रांसमिट करेंगे। और यहाँ पर अगर ये हैंडल आपका लकड़ी का या ऐसी चीज का ना बना हो जो कुछ अलग है ऊष्मा की, तो आपको यहीं पे हीट का एहसास होगा। तो अब सर यहाँ पे मैं हैंडल मान लेता हूँ लोहे का ही बना होता या एल्यूमिनियम का ही बना होता तो आपको हीट का एहसास होता। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दूंगा सर, यहाँ पे जो एग्जाम्पल था वो आप एग्जाम्पल ले सकते थे कंडक्शन का। कंडक्शन, तो कंडक्शन यानी कि चालन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है सर, पार्टिकल्स अपनी जगह नहीं छोड़ रहे थे, हाँ उनके कंपन करने की वजह से, मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन की वजह से आपके पास तक हीट पहुंचती। पहली चीज बेटा, मेटल नॉन मेटल में फर्क जो है ना अंशुमन, अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा केमिस्ट्री वाले पार्ट में, अभी के लिए बस इतना समझ लो यहाँ पर कि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है अंशुमन, चलो तो कंडक्शन का एग्जांपल समझ में आया। अब आ जाओ पानी पे, तो इसके अंदर जो पानी मौजूद है, पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कण जो मौजूद हैं, गर्म करने पर क्या होता है, जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी जगह को छोड़ रहे हैं, दूसरी जगह पे आ जा रहे हैं, यानी जगह को छोड़ने और आने का काम चल रहा है। कुल मिला के क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स हैं वो सर अपनी जगह को छोड़ रहे हैं ना, तो पार्टिकल्स में अगर मूवमेंट हो सकता है, यानी कणों में अगर सर वहां पे गति हो रही है, अगर हम लोग कहें उसमें मोशन हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे सर ये एग्जाम्पल किसका होगा गाइस, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ये कन्वेक्शन का एग्जाम्पल हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से सेट है, अगर केवल वाइब्रेशन हो रहा है, जगह नहीं छूट रही है, तो सर कंडक्शन है। अगर सर जगह छूट रही है उन कणों की, जैसे अभी हम एग्जांपल लेते हैं हाथ सेकने का, कण सर छोड़ के जगह छोड़ के आ जा रहे थे, तो ये कन्वेक्शन का एग्जांपल हुआ, यानी कि क्या है, ये संवहन का एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट, अब सर यहाँ पे जो इंडक्शन की हम लोग बात करें, शुभम बाबू उसी पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो हीटिंग इफेक्ट जा रहा है, ये देख रहे हो यहाँ पर, ये जो एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पे ईएम वेव्स के थ्रू हम जो एग्जांपल लेते, यहाँ पे आप लोग एग्जांपल ले सकते थे रेडिएशन वाला। यानी सर हम लोग अगर किसी इलेक्ट्रिक स्टोव की बात करें, तो इसी हम लोग इंडक्शन गैस जब कहते हैं, तो नाम जो टर्म है इंडक्शन, तो वहां से हम चीजों को लिंक कर सकते हैं। अब सर मैं फिर से यहां पर ना वो जो चार्ट था उस वाले पार्ट से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो चार्ट क्या कहना चाह रहा था, चार्ट हमको ये बताता था कि अगर जगह छोड़ी जा रही है पार्टिकल्स द्वारा, तो कण जब जगह छोड़ रहे हैं तो संवहन है यानी कन्वेक्शन है, जैसे कि हाथ सेक रहे थे। अगर कण अपनी जगह नहीं छोड़ रहे हैं, केवल उसमें वाइब्रेशन हो रहा है और वाइब्रेशन की वजह से हीट ट्रांसफर हो रही है, जैसे कि किसी रॉड को गर्म करना, रॉड को एक सिरे से गर्म किया, दूसरा सिरा गर्म हो जाना, ये एग्जांपल था सर कंडक्शन का यानी चालन का, क्योंकि वहां पे किसी भी कण ने अपनी जगह नहीं छोड़ी थी। और अगर किसी माध्यम की जरूरत ही ना हो, कि ना तो हमें सॉलिड से मतलब है, ना लिक्विड से मतलब है, ना गैस से मतलब है, ऐसे केस में अगर हीट ट्रांसमिट हो पा रही है, तो हम लोग कहेंगे सर वो रेडिएशन का एग्जाम्पल होता है। नाउ अब सर यहां पर हम लोग कुछ टर्म का एग्जांपल ले लेते हैं। एक तो होता है सर गुड कंडक्टर, एक होता है बैड कंडक्टर, और एक होता है थर्मल इंसुलेटर। क्या अंतर है तो इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले यहां पे जरा समझते हैं कंडक्टर क्या है। कंडक्टर यानी सुचालक। तो कंडक्टर नाम समझ में आता है, देखो कंडक्टर किसी भी चीज का हो सकता है, अब ये मत कहना सर बस का भी कंडक्टर हो सकता है। सो कंडक्टर सर किसी भी चीज का हो सकता है, वो हो सकता है विद्युत ऊर्जा का हो सकता है सर ऊष्मा का हो। अगर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं, अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी का गुड कंडक्टर है, तो हम लोग क्या कहेंगे, वो आसानी से अपने अंदर से क्या करवाता होगा, इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा देता होगा आसानी से, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट मारे। इसी प्रकार से अगर आसानी से हीट को ट्रांसमिट करवा दे, तो हम लोग कहेंगे सर वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो गया, राइट। सो दैट मींस जो इजीली किसी भी चीज को कंडक्ट करवाएगा वो कंडक्टर कहलाएगा। जैसे हीट के लिए जो हमारे बेस्ट कंडक्टर्स हैं, मेटल्स हो गए, ह्यूमन बॉडी हो गई, मेटल्स में भी यहाँ पे सर एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो कि सर आप लोगों से कहते हैं बेस्ट कंडक्टर में, तो एग्जांपल में पूछता है, तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक सिल्वर, दूसरा कॉपर। ये एक्चुअली आप लोग तो सीडीएस वाले में से कोई है नहीं आप में से बच्चा, लेकिन क्योंकि मैं डिफेंस वाले एग्जाम्स को ही पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे दिमाग में थोड़ा सा डेटा सेव रहता है। ये सीडीएस 2023 का पूछा हुआ सवाल था, क्या कि सर निम्न में से कौन सा बेस्ट कंडक्टर है हीट का। तो ये एक्चुअली सीडीएस 2023 में पूछा था, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है। आप में से कोई डिफेंस वाला है नहीं, मैं डिफेंस वाले बच्चों को यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, उनका अलग से बैच है, बट फिर भी आप लोगों को पता रहना चाहिए। गोल्ड भी है, तो यहाँ पर केवल सिल्वर ही नहीं, वहां पे गोल्ड भी होगा बेटा रोहन, राइट। सो डोंट वरी। सो ये जो सिल्वर और कॉपर सोचते हैं ना कि इलेक्ट्रिक के गुड कंडक्टर होंगे, यानी इलेक्ट्रिक करंट के गुड कंडक्टर होंगे, सर केवल इलेक्ट्रिक करंट नहीं, ये इवन हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं। तो जानबूझ के मैंने एग्जांपल इसलिए लिया जिससे आपके दिमाग में सेट रहे। हम लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि भाई साहब केवल इलेक्ट्रिक करंट ना, हीट का भी गुड कंडक्टर है सर। तो ये चीज हो गई, ठीक है ओम, बढ़िया। अब सर यहां पर आ जाते हैं। अब सर यहां पर बैड कंडक्टर में क्या होगा, देखो बैड कंडक्टर का मतलब क्या हुआ सर, बैड कंडक्टर का मतलब ये हुआ ट्रांसफर तो होगा, लेकिन ट्रांसफर करने में हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। यानी क्या करना पड़ेगा,
हमको अपनी तरफ से थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे सर, जैसे कि लकड़ी हो गई, एयर हो गई। सर लकड़ी भी गर्म होगी, लेकिन हमको यहाँ पे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, अपनी तरफ से थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, यानी रेस्टिविटी ज्यादा होगी। यानी अगर हम लोग यहाँ पर बोलें कि सर इसमें हमारा जो प्रतिरोध है, सर प्रतिरोध लगेगा, लेकिन सर हमको अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है सर, यहाँ पे हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पर सर एक लास्ट पॉइंट है थर्मल इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? कुचालक। और कुचालक का मतलब ये हुआ सर आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, मैं नहीं हीट ट्रांसफर होने दूंगा। यानी इनका जो रेजिस्टेंस है, इनका जो प्रतिरोध है, वो अलग लेवल पे जा रहा है। वो कह रहे हैं तुम अरे ओ तुम हमको गर्म करोगे, बे जाओ बे, तुम हमें हीट सप्लाई करोगे, निकलो यहाँ से। सो कुल मिला के यहाँ पे सर, यहाँ पे कैसे भी हीट ट्रांसमिट नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी कर लो, राइट। सो बाय एनी मींस हीट इज नॉट गोइंग टू ट्रांसमिट, एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी विल से कि सर जो एबोनाइट है, एस्बेस्टोस है, ये सारे के सारे आपके कुचालक होते हैं, राइट। सो आज के लिए सर इतना ही, क्योंकि क्लास हो चुकी है। एक्चुअली क्या है ना, मैं अभी तक आपको 11:05 11:02 तक पढ़ा देता था, कि मेरा यूट्यूब का सेशन होता था तो 1-2 मिनट लेट होगा चलेगा, बट पेड क्लास वाले पार्ट में ना बच्चे सब लोग टाइम से जुड़े आते हैं। अब क्या है कि सर की ना क्लास रहती है, सीके सर रीजनिंग की क्लास लेते हैं मेरे जस्ट बाद, तो सर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आई नीड टू गो। तो हमें अपनी जो क्लास है ना, मुझे टाइम पे खत्म करनी पड़ा करेगी, तो 2-3 मिनट में भले एक्स्ट्रा ले लूँ, लेकिन अब 11 बजे तक नहीं चल पाया करेगा अपना काम। सो गाइस सर आ चुके हैं, तो आई नीड टू गो। सब लोग अच्छे से ख्याल रखना। तो मैं ये पीडीएफ बस आप लोगों के लिए अभी भेज दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी 5 मिनट और है यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले। तो आप लोग प्लीज इस पीडीएफ को ले लेना, इसको रिवाइज कर लेना। कल सैटरडे है ना, हम लोग मिलेंगे मंडे को, तो मंडे को फिर हम लोग मिलने वाले हैं अगली क्लास में, ठीक है। सो बहुत बहुत धन्यवाद फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। इसी तरीके से आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, एंड आई एम श्योर आप जल्दी सिलेक्शन ले लेंगे। और हाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखना आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो आपने बहुत सारे बच्चे बायो मुझसे पढ़ चुके हैं, फिजिक्स भी हमारी आधी खत्म हो गई है, तो अब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप लगा लेंगे, क्योंकि साइंस वाले पार्ट में से जो 1.5 सिलेबस था 1.5 वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। सो आप लोग प्लीज अपनी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप साथ में लगाना स्टार्ट कर दो, और जहां भी डाउट आए तो सर आप मुझसे कनेक्टेड हैं, अपने डाउट्स किसी भी टाइम पर कभी भी प्लीज पूछ लिया करो, प्लीज 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 पूछ लिया करो, क्योंकि बहुत से बच्चे पूछते हैं, कुछ बच्चे नए जुड़े हैं, तो उनसे भी मैं कहूंगा प्लीज अपने लास्ट डाउट्स पूछो, ठीक है। सो क्वेश्चन की पीडीएफ बेटा रत्नदीप जब टॉपिक खत्म होगा तब आएगी। जैसे ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ, कल टॉपिक जो खत्म हुआ था उसकी पीडीएफ मैंने भेज दी थी क्वेश्चन वाली, ये टॉपिक जब खत्म होगा ना हीट का, तब मैं क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक है। सो यही मिलती है बेटा, जहां पे आप लोग पढ़ते हैं ना उसके बगल में स्टडी नोट्स होता है, वहां से आप स्टडी नोट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सर फिर, ओके देन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद एंड यस लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर।